आप लोग को लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। आरयू आरएचओ में छोटा सा सिलेबस है, छोटा सा मतलब 4 लाइन का सिलेबस है। मैंने सिलेबस देखने को कहा था, आप लोगों ने देखा क्या? देखा था? क्या था उसमें? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इन 2 चीज़ों में अपना इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। मुश्किल से 5 क्लासेस होंगी अपनी, ठीक है। तो उसमें पूरी चीज़ें जो भी आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस है, जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उन सारी चीज़ों को तो डिस्कस करेंगे ही, बार बार उसको रिपीट करेंगे हम लोग, ठीक है, रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है। तो पहले अब लिखना चालू करना आज से, ठीक है। आज बच्चे नए हैं इसलिए कल का चीज़ रिपीट होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जो लोग भी नए हैं, मैं कल की क्लास रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बेस है, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब समझते हो, अर्थशास्त्र होता है हिंदी में, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स का क्या यूटिलाइजेशन है, हम लोग क्यों इसको स्टडी करते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे जो कि मीनिंग के अंदर आ जाएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, तो डेफिनेशंस में ऐसा नहीं कि हमको सबको करना है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, हमको सिर्फ उतना ही करना है। बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो सॉलिड आते हैं। 8 से 10 नंबर के आरयू आरएचओ में आपको बेटा तुम पलक झपका लो, ठीक है। आरयू आरएचओ में जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो 10 से 12 देखे होंगे आपने, कभी क्वेश्चन पेपर देखा आरयू आरएचओ का पिछला, तो जो 10 क्वेश्चन है वो फिक्स है, और वो जो फिक्स होते हैं वो इधर से उधर नहीं होते हैं। वो जो 2 सिलेबस दिया है ना, 2 टॉपिक का सिलेबस, उसी में से ही पूछना है, ठीक है। कभी क्या होता है, कभी हार्ड आ जाता है, कभी इजी आ जाता है, लेकिन अगर आपको थ्योरी पता होगी, ठीक है, थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, अगर आपको थ्योरी पता होगी तो आप लोग को क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने हैं। तो इसीलिए कम क्लासेस होंगी, बार बार चीज़ें रिवाइज होंगी, रिपीट होंगी। आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगी लास्ट में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये कौन से वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कल भी तो क्लास नहीं, वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस और नॉमस से। ओइकोस का मतलब क्या होता है और नॉमस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। कल मैंने बताया था इन सब का मीनिंग, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, कौन नए बच्चे हैं, कौन कितने हैं, ठीक है। देखो, मैनेजमेंट का मतलब भी समझते हो, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी स्टार्टिंग में अगर कुछ भी चीज़ तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो तो उसको क्या करना, मैनेज करना, मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। थ्योरी समझना, इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। हाउस होल्ड भी आ सकता है, ठीक है, हाउस होल्ड भी आ सकता है यहाँ से, ये देखो हाउस होल्ड, ठीक है, और किससे बना है, मैनेजमेंट से बना है, ठीक है। हाउस होल्ड और मैनेजमेंट से बना है, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, इफ़ पूछा क्वेश्चन कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, तो इसको तुम लोग ऐसे नहीं याद रख सकते, इसको तुम समझो, ठीक है। कि इफ़ मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, 5000 तुम्हारे घर से आते हैं, ठीक है, तो तुम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 1500 रेंट का देते हो, 1500 खाने का देते हो, ठीक है। आफ्टर दैट तुम 1000 रुपीज़ यहाँ कोचिंग में देते हो, उसके बाद क्या करते हो, 1000 रुपये अपने कंजप्शन के लिए रखते हो, तो वो क्या होता है, एक मैनेजमेंट हुआ ना। आपको अगर 5000 या कोई से भी चीज़, लिमिटेड फंड, आपके पास अगर लिमिटेड फंड है या लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो आप उसका क्या करोगे, एकदम से यूज़ कर दोगे क्या किसी भी चीज़ का। अब कोचिंग में आपने एंट्री लिया है तो एकदम से कभी किसी भी टाइम आ जाओगे, इसका भी तो एक मैनेजमेंट है ना प्रॉपर, कि 5:30 से 6:30 बजे तक आप यहाँ बैठोगे, है ना। तो ये होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना, ठीक है। हाउस होल्ड में क्या आ जाएंगे, इंडिविजुअल चीज़ें आती हैं,
कल मैंने बताया था माइक्रो अप्रोचेस और मैक्रो अप्रोचेस। तो हाउस होल्ड वाला किस में आता है? माइक्रो के अंदर आता है, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, जो 4 कल साइंटिस्ट अपने देखे थे। तो एक कौन है? एडम स्मिथ हैं, ठीक है। हमारी कहानी में सबसे पहला हीरो है एडम स्मिथ हैं, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, ठीक है। अब उनका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था? सिर्फ डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया था? साइंस इज वेल्थ। अब सुनना, एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दिया, साइंस इज वेल्थ, ठीक है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो क्या केवल अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था? नहीं था। इसलिए इनका क्या हुआ? क्रिटिसिज्म हुआ। अब क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि इनका क्रिटिसिज्म हुआ। 3 चीज़ें आएंगी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, बुक कौन सी लिखी, ऑथर का नाम आएगा, ठीक है। और क्या आएगा तीसरा? डेफिनेशन आएगी कि ये जो साइंस इज वेल्थ करके किसने दिया था, ठीक है। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन आएगा, इसका नाम याद रखना, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन में, ये आ चुका है, वेल्थ ऑफ नेशन। 2-4 ही बुक है, बाकी तो बुक है नहीं इनकी, ठीक है। अब दूसरा क्या पढ़ा था हमने? इसको क्या बोलते हैं? वेल्थ डेफिनेशन। दूसरा क्या था? वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अब ये जो अल्फ्रेड मार्शल है, इनका एरिया देखते हैं। इन्होंने तो वेलफेयर डेफिनेशन दे दिया, और इन्होंने क्या दिया? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, डिमांड और सप्लाई। डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग, और सप्लाई मतलब, ठीक है, मतलब इतनी चीज़ें समझ में आती है ना, डिमांड सप्लाई, इसको हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? एक तो क्या दिया? वेलफेयर का दिया है, और दूसरी क्या दिया? डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी तुम्हारे सिलेबस में है सप्लाई एंड डिमांड, तो उसमें एक होता है लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड। आप लोग को याद रहेगा इसलिए बता रही हूँ। तो वो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने ही लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दिया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मॉडर्न फादर कहा जाता है। एक तो फादर है एडम स्मिथ, और दूसरे कौन है? मॉडर्न फादर हैं अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? रॉबिन्सन आए थे। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने क्या बोला था? ह्यूमन वांट्स आर नॉट, कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, आदमी की ज़रूरतें कभी फुलफिल नहीं हो सकती हैं। और क्या कहा था इन्होंने? कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, ठीक है। तीसरे हो गए रॉबिन्सन। इन्होंने किसकी बात नहीं की थी? डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात नहीं करी थी, ठीक है। इन्होंने किसकी बात नहीं करी? ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात नहीं करी। फिर आए पाँचवें है ना, चौथे आए किन्स। किन्स ने क्या कहा? डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। इन्होंने किसकी बात की? ठीक है, याद रखना, चीज़ों को लिखने से अच्छा याद रखना। कल मैंने बोला था, पहले आया एडम स्मिथ, क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, साइंस इज वेल्थ किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। 3 पॉइंट बन गए आपके 3 नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, ठीक है। उसके बाद आगे रॉबिन्सन, किसने कहा कि ह्यूमन वांट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, या रिसोर्सेस नॉट, रिसोर्सेस का यूज एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, किसने कहा? रॉबिन्सन ने कहा। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात किसने कही, या ये डेफिनेशन किसने दिया? किन्स ने दिया। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आपको पूरा थ्योरी के अंदर घुस के डीपली पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव में आने लायक क्वेश्चन है वो तुमको बार बार रिपीट करके याद हो जाएंगे। 2 लाइन का सिलेबस अपना, ठीक है। ये सब हो गया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एक लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न पढ़ा था, तो आज उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। वो भी ग्राफ में करते हैं, ठीक है। सब क्या लगा दिए हैं लोग। अच्छा ये बताओ, स्पीड बात मत करो भैया,
स्पीड ठीक है। कल के फिर मुझे सर ने कहा था कि आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरी स्पीड तो ठीक है ना, तो आप लोगों ने हाँ बोला था। तो अगर आप लोग को लग रहा है तो अभी भी बता दीजिए, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, मैं और थोड़ा धीरे पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग ना इसको बिल्कुल ये ग्राफ को रट लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर से ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। बात मत करना ना, बस बात मत करना। इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं? बस लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न ही बोलते हैं, क्या और भी कुछ बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन सुने हो? प्रोडक्शन फंक्शन, वो भी इसी का ही, यही ग्राफ होता है उसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगी। बात मत करो भैया। अच्छा बना लिए हो क्या तुम लोग? हाँ पूरा बनाए हो ना, रैशनल इरेशनल सारा कुछ बना लिए हो। ठीक है मैं बता देती हूँ, मिलान देगा, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न। जितनी भी चीज़ें इकोनॉमिक्स में चालू होती हैं ये यहाँ से ही होती हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन भी बनेगा सिर्फ यहाँ से ही बनेगा, इसके अलावा कहीं से भी नहीं बनेगा, ठीक है। नोट्स में बाद में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये होता है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट, ठीक है। ये क्या है? सेकेंड, और ये क्या है? थर्ड, है ना। ये क्या है? थर्ड स्टेज है, ठीक है। अब देखते हैं किसका ज़्यादा काम है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। अब इसका मतलब बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई सा भी प्रोडक्ट या कोई सी भी चीज़ें कैसे चालू होती हैं, फिर कैसे रन करती हैं, फिर कैसे उनका एंडिंग होता है। किसी भी चीज़ को अगर प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्ट किसी को भी प्रोड्यूस करते हो, किसान खेत में उगाता है तो पहले क्या होता है? अगर उस खेत में लगातार 10 सालों तक आप वैसे ही खेती करोगे तो क्या आपको वैसे ही फ्रूटफुल होगा क्या? वो नहीं होगा ना। वो होगा क्या? क्या उसमें उतनी उर्वरा शक्ति रहेगी? नहीं रहेगी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो कैसी चीज़ें शुरुआत में होती हैं, फिर बीच में आके होती हैं, फिर एंडिंग में। तो हम लोग क्या एग्रीकल्चर वाले तो या तो प्रोडक्ट की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, या तो सीधे एग्रीकल्चर में किसानों की, फार्मर्स की बात करेंगे, उनकी प्रोडक्शन की बात करेंगे, या तो प्रोडक्ट की या तो प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो आएंगे मैं क्लियर कर दे रही हूँ, पहले इस ग्राफ को समझ जाना, ठीक है। अब ये पेन है, ये बनना चालू हो गई, ठीक है। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत है, अभी कोचिंग सेंटर खुले हैं ना, अभी जैसे RURHO आएगा तो क्या होगा? इसकी डिमांड चालू हो जाएगी, इसकी डिमांड चालू हो जाएगी, टीचरों की डिमांड चालू हो जाएगी, ठीक है। डिमांड चालू हुई तो क्या होता है? जब स्टार्टिंग कुछ चीज़ होता है, अब इसमें क्या करेंगे आदमी लोग? अब ये तो कॉमन है ना ये प्रोडक्ट, इसमें क्या करेंगे? इधर ना वो पीछे मिटाने वाला लगा दिया, इसकी वैल्यू बढ़ गई तो पहले क्या होगा पता है? वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। उसकी क्या होगी? जो सेलिंग होगी, बिक्री होगी, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और ये बिकेगी ही, क्योंकि क्लासेस तो चालू हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि इसकी ज़रूरत कम होती है, लेकिन एक पीक पॉइंट होता है। अब क्या करेंगे? इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा फैक्ट्रियों में, कि अब कोचिंग क्लासेस भी चालू हो गई, कॉलेजेस भी चालू हो गए, अभी तो लॉकडाउन लगा था, मतलब इसका प्रोडक्शन चालू हो गया। अब ये क्या होगी? एकदम बढ़ेंगी। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज को इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग, हिंदी में बढ़ते क्रम में बढ़ना, ठीक है। इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रिटर्न बोला जाता है, बढ़ते क्रम में बढ़ना हिंदी में। कोई भी चीज़ ना कभी भी जब स्टार्ट होती है, ठीक है, कोई भी चीज़, नई मोबाइल हो जाए, नए कपड़े हो जाए, तो क्या होता है? पहले पहले ज़्यादा हमको वो रहता है, उससे लगाव बोल सकते हैं। नए मोबाइल को हम बहुत अच्छे से रखते हैं, है ना, उसके तरफ अट्रैक्शन अफेक्शन ज़्यादा होता है हमारा, ठीक है। तो नई चीज़ें क्या होती है? पहले बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं,
तो हमारा ग्राफ भी यही बता रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है इसका, ठीक है। अब हुआ। अब क्या होगा, जब तुम लोग 1-2 महीना पढ़ लोगे, फिर कोचिंग सेंटर ऐसे ही चलने लगेंगे, तो जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। अभी क्या स्टार्टिंग में पूरा भर भर के लाएंगे ऐसे पेटी इसकी, कि अभी तो कितने बच्चे आएंगे पता नहीं, अब लेके आते हैं। इसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा बीच का पॉइंट आया, मिड पॉइंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। सेकेंड स्टेज आ गया अपना, तो क्या होगा ना, स्लोली थोड़ा कम होगा। अब देखो सबके पास ये है, तो क्या करेंगे, अब ये नहीं खरीदेंगे, अब इसमें डालने वाला नीब खरीदेंगे, वो जो इंक होता है ना वो खरीदा जाएगा। तो इंक की सेलिंग होगी, अब इसकी सेलिंग ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये डिमांड तो पहले से कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेज आए, डिमांड रहेगी, इफ क्या हो गया बेटा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सेलिंग कम हो गया, तो यहाँ पे आ गया सेकेंड स्टेज। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रिटर्न, बढ़ते क्रम में घटना, ठीक है, बढ़ते क्रम में घटना। अब ये चाहिए मार्केट में, समझो, लिखो मत, समझो। अब ये मार्केट में चाहिए आपको, आप 2 महीने बाद भी यहाँ पढ़ाई करोगे तो इसी से पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन क्या इसको बार बार खरीदा जाएगा, इसकी इंक खरीदी जाएगी। तो जैसा आपका कॉलेज चालू हुआ था तो पेटी पेटी ये बिकता था, तो अब क्या होगा, ये नहीं बिकेगी, तो इसकी सेलिंग कम हुई ना बेटा। तो पहले बढ़ते क्रम में ऐसा जाना मतलब बढ़ना। जब ये ऐसा हो जाता है ना ग्राफ किसी का भी, कांस्टेंट कहा जाता है, इस स्टेज को कांस्टेंट भी बोला जाता है। इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग कहा जाता है। बट जान लो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग, बढ़ता ही है, घटेगा कभी नहीं। किसी भी चीज़ का जब मार्केट में नया नया आता है ना तो बढ़ता ही है। कभी देखे हो एकदम से कोई फ़ोन, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा समझ आता है ना तुम लोगों को, फ़ोन नई नई गैजेट्स तुम लोगों को ज़्यादा समझ आता है आजकल के बच्चों को, इसलिए उसका एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो चीज़ें क्या, फीचर्स देखते हो, नए नए फीचर्स ऐड होते हैं, तुरंत सेलिंग होने लगती है। लेकिन एक टाइम आता है ना कि उससे अच्छा फीचर वाला आ जाता है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट के लिए क्या हुआ, वो कांस्टेंट हो गया ना, बिकेगा, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बिकेगा। अब वो प्रोडक्ट आया इस पे थर्ड स्टेज पे, तो अब क्या होगा, डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रिटर्न। पहले बढ़ते क्रम में बढ़ गया, फिर बढ़ते क्रम में घट रहा है। अब क्या हो रहा है, घटते क्रम में घटेगा। मतलब अगर आपके पास और अच्छा मोबाइल आ गया, कम प्राइस में आ गया, फीचर्स और अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे, पहले वाले को तो बिल्कुल नहीं लोगे, पुराने वाले को तो लोगे नहीं, भले उसकी प्राइस कम हो जाए फिर भी आप क्या करोगे, 2000 एक्स्ट्रा लगा के आप। लेकिन जिस प्रोडक्ट को आप नहीं लिए हो उसका क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया ना, वो उसकी सेलिंग घट गई मार्केट में, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, कल भी मैंने समझाया था, किसान का एग्जाम्पल देके, फार्मर्स का, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक किसान, ध्यान रखना इधर देखो, ठीक है। एक किसान 5000 रुपये लगाया, उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। इसको आज मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग वाला हो गया, ठीक है। 5000 आप लगाते हो बेटा, आपको 10,000 मिलता है, प्रॉफिट हुआ ना, आप लोग खुश हो गए। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 5 का प्रॉफिट हुआ। अब आपने क्या सोचा, टोटल आपके पास अब कितना हो गया, 15 हो गया ना, ठीक है। ये 10 मिला है, 5 का प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इन दोनों को जोड़े, ठीक है, आप इनको लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए। अब आप क्या सोचोगे कि इससे कम से कम तो 25 होने ही चाहिए, 10 और हो जाए तो चलो यहाँ पे 25 भी हो गया आपको, तो फिर कितना प्रॉफिट हुआ आपको, कितना प्रॉफिट हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ। फिर आपने सोचा चलो फिर 10 का हो रहा है, चलो यहाँ पे हम 30 मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 का प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, ये बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है, देखो है ना, ये 15 हो गया, ठीक है, ये 15। उसके बाद आप क्या बोलोगे, चलो भैया मैं ऐसा करता हूँ, मैं 20 लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपने से 5 करके उसने क्या किया, 20 लगा दिया। अब वो कितना का एक्सपेक्टेशन करेगा, 35 का नहीं करेगा, वो 40 का करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको 15 मिल चुके हैं, एक्सपेक्टेशन 40 मिल गया, ठीक है। अब वो क्या किया किसान, अब बोलता है कि मैं 40 को लगा देता हूँ,
एटलीस्ट मेरे को 60 मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसको सिर्फ मिला 41, ठीक है। 40 लगाया तो 41,000 मिला, ठीक है। लेकिन वो अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि आप कुछ भी लगाते हो और उसमें कुछ भी अर्न होता है आपके लागत के बाद, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। अब वो क्या किया, चलो फिर रिस्क लिया, उसने क्या किया 41 को लगा दिया 41। अब उसको कितना मिला पता है, उसको मिला 39। ये क्या हो गया, आप 40 या 41,000 लगा रहे हो और आपको मिल रहा है 39,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिक्कत, आप तो लॉस में जा रहे हो ना, भले ही 1 रुपये के लॉस में जा रहे हो, लेकिन जा रहे हो। अब बता रही हूँ, ये वो फर्स्ट स्टेज है जहाँ प्रॉफिट होते जाता है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न बोले हैं, ठीक है। ये वो वाला फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है बेटा, 40 में 41 मिल रहा है, कांस्टेंट बोल सकते हो, तब 1-2 हज़ार का हम नहीं लेते ना, तो वो क्या होता है, बराबर होते जा रहा है। 2-3 बार ऐसा लेगा, मैं अभी नहीं बता रही हूँ डाटा। 40 लिया 41 मिला, 41 लिया 42 लिया, वो कांस्टेंट होते जा रहा है। 1-2 हज़ार का प्रॉफिट तो वो लेगा नहीं किसान। फिर वो क्या कर रहा है, थर्ड स्टेज पे आ गया। अब वो बोल रहा है कि मैं 41 लगा दिया, लेकिन यहाँ पे लॉस हो जा रहा है, तो किस स्टेज में आ गया, थर्ड स्टेज में आ गया, नुकसान वाले डिक्रीजिंग रिटर्न पे आ गया, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई। ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी क्रॉप के लिए, कभी भी तुम जाओ, एग्रोनॉमी पढ़ो, हॉर्टिकल्चर पढ़ो, किसी का भी अगर आप प्रोडक्शन निकालते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब आपने कितना उगाया है, ठीक है, आपने कितना लागत लगाया है और आपको उससे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। तो ये जो ग्राफ है ये बताता है, आपको ये बताता है कि आप जिस जगह पे पैसे लगा रहे हो, ठीक है, आपको 5 साल बाद कितना अर्निंग मिल रहा है, क्या आपको उसी तरह का लाभ मिल रहा है जो पहले मिलता था। तो ये ग्राफ बताता है आपको कि वहाँ से लाभ लेना चाहिए, कि आपको खेत बदलने की ज़रूरत है या खेत में और कुछ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इसीलिए तो हर साल किसान देखना नए फर्टिलाइजर, क्यों, एक बार लगा दिया हो गया ना, नया क्यों करने की ज़रूरत है, इसीलिए करने की ज़रूरत है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा ये सुनना। पहली बात तो फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, रैशनल स्टेज कहते हैं, रैशनल स्टेज। तुम लोग को लिखवाने की ज़रूरत है कैसे ब्लैक बोर्ड में, कि तुम लोग लिख लेते हो, खुद से लिख लेते हो ना, ठीक है। फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, रैशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं, इरेशनल स्टेज कहते हैं, और थर्ड स्टेज को क्या कहते हैं, फिर से रैशनल स्टेज कहते हैं, रैशनल। फर्स्ट और थर्ड को क्या कहा जाता है बेटा, रैशनल स्टेज कहा जाता है, और जो सेकंड स्टेज है उसको क्या कहा जाता है, इरेशनल कहा जाता है। अब सेकंड स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही स्टेज है। लेकिन फर्स्ट स्टेज के बारे में कुछ चीज़ें जान जाते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि टीपीपी क्या होता है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट कहा जाएगा, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और ये क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, अब ये क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है और वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। जब उन दोनों को टोटल किया जाता है तब किसी भी प्रोडक्ट का क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट निकलता है या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है या फिक्स्ड रेवेन्यू क्या होता है या फिक्स्ड कुछ भी, फिक्स क्या बोलते हैं, किसको बोला जाता है, जो चीज़ें चेंज नहीं होती, जो चीज़ें फिक्स होती हैं। इफ़ अगर ये वाला रूम है तो ये फिक्स है, ये डेली चेंज नहीं होगा, या इसकी चौड़ाई, ये लंबाई, ये सब चेंज नहीं हो सकती, नहीं, ये ऐसे रहेगा। खेत जहाँ किसान खेती करता है तो उसका तो वो नहीं बढ़ा सकता ना, वो क्या फिक्स रिसोर्सेस। अब बिल्डिंग बना दिए इसको, अब तुम हर दूसरे दिन चाहोगे कि ये वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल का मतलब ऑलवेज चेंज, फिक्स का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जब फिक्स को और वेरिएबल को प्लस करते हैं तब अपना क्या आ जाता है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। चीज़ों को ना समझने में ज़्यादा ध्यान देना, याद होनी चाहिए चीज़ें।
कल की चीज़ें याद थी ना आप लोगों को? ठीक है, मेरे से एक मिस्टेक हो गया था लैटिन और ग्रीक में, ठीक है, वो तुमको याद रह गया था, ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना चीज़ों को, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो चीज़ों को लिखने से बेहतर ना बार बार याद किया करो, रिवाइज किया करो, तुम्हारे लिए प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्लियर हो गया। फिक्स्ड और वेरिएबल प्लस करो, ये आ जाएगा। अब वेरिएबल क्या होंगे? वेरिएबल रिसोर्सेज क्या होंगे? सीड, फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर का कॉस्ट हो गया, लेबर का कॉस्ट हो गया। क्या एक जगह फिक्स होती हैं क्या? सीड का दाम तो बढ़ता घटता रहता है बेटा, है ना। फर्टिलाइज़र का भी बढ़ता घटता रहता है, सीज़न के हिसाब से वो लोग देते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि एक खेत में एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे, हो सकता है आप उसके डैमेज के अकॉर्डिंग दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करो, तो चेंज हो रहा है ना। जहाँ चेंज की बात की जाए ना, वहाँ पे वेरिएबल हो जाता है। चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे वेरिएबल रेवेन्यू, कुछ भी एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे किसकी बात हो जाएगी? जहाँ चेंज होता है, ऑलवेज चेंज मतलब वेरिएबल आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। वेरिएबल जहाँ पे तुम लोग को चेंज दिखे ना, जिस टिक लगाने का तरीका बता रही हूँ तुम लोग को ऑप्शन में, जहाँ पे आपको चेंज दिखे वहाँ पे वेरिएबल होगा, और जहाँ नो चेंज दिखे, कोई चेंज नहीं होता, वो फिक्स है, इसलिए तो उसको फिक्स बोला जाता है। फिक्स का मतलब स्थिर होता है, वो ऐसे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट स्टेज में। टीपीपी हो गया आप लोग का क्लियर, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। फिक्स प्लस वेरिएबल, जब हम उसको काउंट करते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ, टोटल मतलब क्या होता है? इक्वल टू होता है ना। टोटल किसको करते हैं? आप लोग को जो मैं 5000 का खर्चा बताई थी, उसको आपने टोटल कैसे किया? पहले 1500 निकाला, फिर 1500 निकाला, ऐसे निकाल के टोटल 500 किया, 5000 किया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है भैया? जो सीड ले रहे हैं हम, ठीक है, उसको प्लस करो, फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसको प्लस करो, रेंट का होगा ना, लैंड का कुछ तो रेंट होगा, अगर उसका स्वयं का है तो ठीक है, उसको स्किप करेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो इरिगेशन का कुछ कॉस्ट होगा। जब वो पूरा टोटल करेगा, फिक्स को भी, सीड को भी करेगा, लैंड का भी करेगा, प्राइस को जब पूरा टोटल करेगा तो क्या निकल जाएगा उसका? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया। अब क्या है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, पहले मार्जिनल समझ जाओ, एवरेज समझने में दिक्कत इजी होगा तुम लोगों को। अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, कल मैं जैसे एग्जाम्पल दिलाई थी, मार्जिन का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में प्रॉफिट, ठीक है। अब तुमने, दुकान वाले ने कोई चीज़ें तुमको अगर 1200-1800 में बेची है और खुद ने उसको 500-600 में ले लिया है, तो जो बीच का गैप है ना, उसको मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। तो वो मार्जिन हो गया। अब एवरेज देखते हैं, और इसमें एक टॉपिक और क्लियर करती हूँ। ये टीपीपी देखो कहाँ नीचे जा रहा है ना, ये 0 है, ये क्या कट गया, ये क्या है? 0 है। एपीपी नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। एपीपी एवरेज फिजिकल जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्यों होता है सुनो। अब दुकान वाले ने कपड़े को 600 में ख़रीदा है, बहुत सारे उसके पास, एक कपड़ा नहीं, बहुत सारे कपड़े हैं उसके पास, तो उसने कितने में लिया? 600 में लिया। अब वो ऐसा तो नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 620 में बेच के 20 रुपये का मार्जिन कमा सकता है या प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा करेगा? 550 में वो तुमको देगा। तो क्या चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं? नहीं भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में ये 0 नहीं होगा, वो एवरेज लेगा। अगर उसने 600 में लिया तो 601 रुपये में देगा, लेकिन वो लेगा ज़रूर अपना एवरेज, ठीक है। यहाँ पे ये कभी भी नेगेटिव, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव बोलते हैं इसको, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव एपीपी। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, अब किसान भी उगा रहा है, उसने अगर 5000 भी लगाया है, तो अगर उसको 4000 मिलेगा तो उसको तो लॉस है, भले ही 5001 रुपये मिल जाए, लेकिन वो कभी ये नहीं करेगा। देखना अभी बीच में किसान क्या कर रहे थे, अपना टमाटर फेंक रहे थे। क्यों फेंक रहे थे? उनको क्या शौक़ पड़ा इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद टमाटर को फेंकना? क्यों? क्योंकि जितना उन्होंने इनपुट लगाया था बेटा, वो तो आउटपुट मिल ही नहीं रहा था उनको, तो उन्होंने गुस्से में ये किया, ठीक है।
कभी कभी देखना बहुत सारी ऐसे फसल होती है जिनको किसान खुद ही हड़ताल करके बर्बाद करते रहते हैं। क्या उनको नहीं पता है कि इसमें कितनी इनपुट लगी है? वो तो खुद अन्नदाता हैं, वो तो खुद भी उगाते हैं, उनको तो ज़्यादा पता है कि कितनी पसीने कितनी मेहनत लगी है। फिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाला है ना, उनको कंप्लीट नहीं हो पाता है, उनको एवरेज भी नहीं मिलता है उनका, तब जाके वो रोड पे उतर के टमाटर फेंकने लग जाते हैं। तो कोई सा भी बिजनेस, कोई सा भी किसान या कोई सा भी ऐसा इकोनॉमिक नहीं है जो एपीपी को क्रॉस ना करे। कोई सी भी चीज़ प्रॉफिट के लिए ही की जाएगी। अगर आप लोग कोचिंग करने आए हो तो आप प्रॉफिट के लिए आओ। चलो आरयू नहीं होगा तो आरएचयू तो होगा ना, आरएचयू नहीं होगा तो सीटी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, पीएचडी एमएससी जो भी आप सोचो। तो एक ना एक प्रॉफिट तो आप देख रहे हो ना, आपको वहाँ पे एवरेज तो मिल रहा है ना, कुछ मार्जिन नहीं बोल सकते, एवरेज मिल रहा है। इसीलिए ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर कुछ भी चीज़ लगाए हो, अगर कुछ मिल रहा है तो वो नेगेटिव नहीं होगा आपको। इसीलिए बोलते हैं एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। क्वेश्चन में आता है ग्राफ में कौन सा ऐसा है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या कौन सा चीज़ नेगेटिव हो जाता है या जीरो हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें तो होंगी ऑप्शन में, तो ये दोनों भी होंगे। लेकिन कभी भी ऑलवेज पॉजिटिव वाला चीज़ आए तो कौन सा होगा? एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अब बता रही हूँ सेकंड स्टेज में आते हैं। अब फर्स्ट स्टेज को छोड़ो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्या हम सेकंड स्टेज पे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। एक तो पहले ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्ट करना बोलते हैं, क्रॉस करना, एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन काट रहा है यहाँ पे? एपीपी और एमपीपी एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बन जाएगा। क्वेश्चन में आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन किस स्टेज में बनता है? सेकंड स्टेज में बनता है। सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं? इरेशनल स्टेज कहते हैं। एपीपी एमपीपी एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? सेकंड स्टेज में करती है। एक चीज़ों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होता है? इफ क्वेश्चन में आ गया, ज़्यादा ही घुमाना होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ होता है? तो क्या बोलोगे? जहाँ एपीपी एपीपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। या तो ऑप्शन में होगा सेकंड स्टेज, या तो ऑप्शन में होगा इरेशनल स्टेज। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब क्यों ऐसा हो रहा है? इस पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट तो हो रहा है, लेकिन और भी एक घटना हो रही है। MC = MR, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। ये वाली चीज़ हो गई इसके साथ ना। 40 रुपये लगाया, 40 रुपये मिला। अब किसान क्या कर रहा है? प्रॉफिट के लिए लगाता है किसान, तो है ना, कि मैं उगाता हूँ, कुछ मेरे को रखूँगा, जिसको मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस बोला जाता है। ठीक है, मार्केटेबल का क्या मतलब होता है? कोई किसान अगर, बेटा ध्यान दो, मार्केटेबल और एक मार्केटेड सरप्लस होता है, दो चीज़ें भी पढ़े होगे तुम लोग BSc में। मार्केटेबल में क्या होता है? टेबल से याद रखना, किसान क्या करता है? उगाता है, उसमें से कुछ हिस्से अपने कंजप्शन के लिए रखता है, तब उसको मार्केटेबल कहा जाता है। और अगर उसने क्या किया? पूरा लिया, पूरा सेल कर दिया, उसको क्या कहा जाता है? मार्केटेड, मतलब सीधे मार्केट ले गया वो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, मार्केटेबल कौन सा है और मार्केटेड कौन सा है। तो अगर किसान अपने कंजप्शन के लिए, याद रखना टेबल, टेबल क्या होता है? अपना कुछ रखने के लिए होता है ना। तो जहाँ पे किसान अपने लिए कुछ रख लिया, अपने कंजप्शन के लिए, अपने फैमिली कंजप्शन के लिए, वो क्या हो जाएगा? मार्केटेबल हो जाएगा। और अगर किसान ने क्या किया? डायरेक्ट खेत से ले जाके डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दिया, वो क्या हो जाएगा? मार्केटेड हो जाएगा। कभी कंफ्यूज मत होना, और ये क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही बता दी क्योंकि ये वाला पॉइंट आया था। अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू या रिटर्न, आप लोग को मैं बताई थी इसका मार्जिनल का, मार्जिन का मतलब समझाई थी आप लोगों को, कि कुछ जो बीच का होता है, जिस कॉस्ट पे आपने इस चीज़ को खरीदा और जिसमें आपने बेचा, उस बीच का जो गैप होगा। ठीक है, अगर 6 रुपये में खरीदा और 7 रुपये में बेचा, तो जो 1 रुपये तुमने लगाया ना, वो तुम्हारा मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट, जो कॉस्ट किसान लगा रहा है और जो उसको रेवेन्यू मिल रहा है, वो क्या हो रहा है? बराबर हो गया, इक्वल टू हो गया। तो क्या वो यहाँ पे उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है? किसान फिर क्यों करेगा? अब जन सेवा के लिए तो किसानी करता नहीं है वो, तो यहाँ पे वो क्यों लेगा? प्रोडक्शन लेगा क्या?
नहीं लेगा ना, पक्का नहीं लेना चाहिए ना उसको। ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे किसान अपना प्रोडक्शन लेना बंद कर देता है। क्वेश्चन में आएगा कि किसान अपना प्रोडक्शन लेना कौन से पॉइंट पे या कौन से स्टेज पे बंद करता है? सेकंड स्टेज पे बंद करता है। कौन से? इरेशनल स्टेज पे बंद करता है। क्यों करता है? एमपीपी एपीपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाता है। क्यों होता है? MC = MR हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू, जितना उसने लगाया और जितना उसको मिल रहा है वो दोनों बराबर हो गए, तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सेकंड वाले से, सेकंड स्टेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं? इरेशनल स्टेज कहते हैं। रिपीट करो, याद होगा। सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं? इरेशनल स्टेज कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ होता है? MC = MR कहाँ होता है? इंटरसेक्ट कहाँ होते हैं? MPP APP। जब इंटरसेक्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा RURHO में, जिसमें भी आएगा किसान अपना प्रोडक्शन लेना कहाँ स्टॉप कर देता है, कहाँ बंद कर देता है? सेकंड स्टेज आएगा, या तो उस पर ऑप्शन में या तो इरेशनल, रैशनल आएगा तो इरेशनल स्टेज लगाना है, या क्या आएगा फिर? MC = MR का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इक्वल टू हो जाएगा, हाँ, ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, बहुत सारी ऑप्शन होंगी। आपको क्या करना है? जब MC = MR हो जाता है तब क्या होता है? किसान अपना बंद कर देता है लेना। अब एक क्वेश्चन और आएगा। अब ये स्टेज तो चला गया, देखो ये सब बढ़ रहे हैं ना, ये देखो बेटा, TPP बढ़ रहा है, MPP बढ़ रहा है, APP भी बढ़ रहा है। ये कौन सा स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है। इसलिए इसको क्या बोला है हमने? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रिटर्न बोला है, ठीक है। इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग, इसीलिए इसको बोला है। ऐसा 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 करते हैं इसको, बढ़ते क्रम में बढ़ना, ठीक है। अब ये क्या है? अब क्या हो रहा है? देखो थोड़ा सा ऐसा गया ना, ये बढ़ तो रहा है, लेकिन ये जब सेकंड स्टेज को टच किया यहाँ पे, ये ऐसा हुआ। जहाँ पे इसने कोई भी ग्राफ ऐसा बढ़ता है तो इसको बढ़ना बोलते हैं। अगर थोड़ा सा भी ऐसा, इसीलिए तो ग्राफ गलत हो जाता है, पता है एग्जाम में। थोड़े से भी अगर तुमने ग्राफ को इधर से उधर किया तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। इसको बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। तो ये जैसे यहाँ से हुआ ना, मतलब ये कम हो रहा है। अगर ग्राफ ऐसे चढ़ रहा है तो वो सीधे है, अगर थोड़ा सा भी ऐसा हुआ मतलब वो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है। तो देखो जैसे सेकंड स्टेज पहुँच गए हम लोग, है ना, ये वाला, तो क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है ना, ये वाला देखो ऐसा। यहाँ पे क्या हुआ? ये जब सेकंड स्टेज में पहुँचा कि ऐसा हो गया यहाँ पे। अब ये भी थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो सारे ऐसा हो रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रिटर्न। ये इसका सिंबल है, ठीक है। बढ़ भी रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? घटते क्रम में बढ़ रहा है, नो डाउट बढ़ रहा है। 30,000 लगाया है, 32,000 मिल रहा है, लेकिन क्या पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है वो? पहले तो भैया तुमको 5 में 10 मिला था, लेकिन अब 30 में 32 मिल रहा है, तो उससे कई गुना कम, लेकिन बढ़ तो रहा है ना। 30 से 32 हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझो। 30 से 32,000 हुआ है आपका, लेकिन पहले आपने तो 5,000 लगाया था, आपको 10,000 मिल रहा है। डायरेक्ट 5,000 का प्रॉफिट हुआ था वहाँ पे, लेकिन अब क्या 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कायदे से तो आपने 30,000 लगाया है ना, तो 32 मिल रहा है, मतलब आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि बढ़ते क्रम में घटना। बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? घट रहा है ना वो, तो पहले से अगर कंपैरिजन करोगे तो घट रहा है। अब आ जाएंगे इधर थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज जैसे यहाँ पे टच किए हम लोग, ये देखो कैसा हो रहा है, चला गया नीचे, ये भी चला गया। ये तो पूरा क्या होता है ना, ये जो वाला ग्राफ है ना, रुको, ये ऐसे जाएगा यहाँ से, ये थर्ड स्टेज को पूरा कंप्लीट भी नहीं करता मार्जिनल, ये जो है ना यहाँ से ऐसे कट जाता है MPP, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव। अब मार्जिन देखो, मार्जिन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ज़्यादा बार्गेनिंग करने वाली, जैसे लड़कियाँ बहुत बार्गेनिंग करती है, मार्जिन कम मिल गया उसको। अब लड़के क्या होता है कि नहीं गए और नहीं ठीक है 50 रुपये कम कर दो ना भैया, उसको तो फ़ायदा है, हाँ भैया ऐसा करो आप 80 रुपये कम कर लो, तो वो तो उतने में खुश है, तो उसको मार्जिन उनके में ज़्यादा मिला।
और अगर हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, हम बोल रहे नहीं 600 का वो लिया है, वो हमको 1200 बताया, हम बोले भैया 1000 रुपये में दे दो, हमारे से मार्जिन कमाया। और कोई और गया, उसने क्या बोला, अच्छा ठीक है 1200 का 1100 में दे दो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो मार्जिन क्या होता है, कभी कभी, कभी नहीं, नेगेटिव चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, बेचारा 600 में लिया रहता है ना, तो उसको 600 में ही बेचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर बहुत जिद्दी होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सुनो, अब जो कपड़ा का दुकान वाला होता है वो एक ही कपड़ा लाता है क्या, जीन्स भी लाएगा, थोक में लाएगा। अब एक ऐसा तो नहीं ना, एक जीन्स रख लिया, एक शर्ट रख लिया उसने, एक मास्क रख लिया, एक स्टॉल रख लिया, ऐसा तो नहीं करता होगा। वो क्या करता होगा, थोक में लाता है, बंडल में लाता है, बहुत सारी जीन्स होंगी, ठीक है। ये नेगेटिव कहाँ हुआ देखना। अब उसने एक जीन्स 600 रुपये में लिया, दूसरा भी 600 रुपये में लिया है, तीसरा भी लिया है, ठीक है। ऐसा करके उसने 600 के हिसाब से बहुत सारे 15-20 जीन्स ले लिए, ये 600 के हिसाब से। अब कोई मेरे जैसा व्यक्ति चला गया, मैं बहुत बार्गेनिंग करती हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति चला गया, मैं उसको बोलूँगी अगर तुम मेरे को 400 में ये चीज़ को नहीं दिए तो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। अब 2 प्रोडक्ट है उसके पास, 600 के 2 हो गए। अब मैं बोलती हूँ कि मेरे को भैया तुम 400 में दो, वरना मैं नहीं लूँगी। अब इसने क्या किया, 600 को पहले ना इसने 1200 में बेच चुका है, ऑलरेडी ये प्रॉफिट में चल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको मेरे को 400 में दे देगा, क्योंकि ये जो है ना 600 इसका 1200 बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नेगेटिव गया ना मार्जिनल, उसका मार्जिन 200 रुपये का नेगेटिव में है, इसीलिए एमपीपी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन वो क्या करता है, दूसरे से कवर कर लेता है उस चीज़ों को, ठीक है। इसीलिए उसका जो एवरेज होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कि वो कुछ भी कर ले इसमें कैलकुलेशन, उसका जो एवरेज होगा उसको मिलेगा ही प्रॉफिट, इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव। और नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने मेरे को 400 में बेच दिया ना, उसका 200 का लॉस वैसे भी चल रहा है मार्जिन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको तुम लोग ना प्रैक्टिकली रूप से समझा करो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। किसी भी चीज़ को इतना बर्डन लेके मत किया करो। क्वेश्चन क्या क्या बन गए अपने, फर्स्ट स्टेज से क्या बनेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। फर्स्ट स्टेज से क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, रैशनल स्टेज कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज। ऑप्शन में आ जाए डिक्रीजिंग, लगाना ही नहीं है, पहला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। याद नहीं आएगा तो अपना एग्जाम्पल ले लेना, पहली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, पहला क्लास लेना अच्छा लगेगा, जैसे टाइम टेबल शेड्यूल होते जाएगा ना, यही चीज़ें, अरे कल छुट्टी ले लेते हैं, छोड़ो ना। लेकिन अभी स्टार्टिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है, 4 क्लासेस घूम घूम के आप लोग क्लास लोगे, इतने इंटरेस्टेड से लोगे तुम लोग। तो ऐसे याद रखना कि पहली चीज़ें क्या होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इंक्रीजिंग। फर्स्ट स्टेज से क्वेश्चन आया, इंक्रीजिंग लगाना आएगा क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं, मतलब सॉरी रैशनल कहते हैं। उसके बाद आएगा फर्स्ट स्टेज में क्या घटनाएं घटती हैं, इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग होता है। तो फर्स्ट स्टेज में ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग होता है। देखो ऑप्शन में इंक्रीजिंग नहीं देता, बस इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग देगा, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग देगा, डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग देगा, इस टाइप से ऑप्शन आते हैं। तो पहला क्या होगा, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, तो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग लगा देना है। अब सेकंड स्टेज में है तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। पहली बात तो इसको कौन सा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इरेशनल स्टेज। उसके बाद इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रिटर्न वाली घटना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है सेकंड स्टेज, इसको याद रखना जरूरी है। पहला और लास्ट कॉमन है, पहले में बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है, तीसरे में घटते क्रम में घट रहा है, दोनों का नाम रैशनल है। ये बीच वाला अलग है, इरेशनल है ये, ठीक है। और यही सारी घटनाएं यही अंजाम दे रहा है, यही इंक्रीजिंग भी कर रहा है। लेकिन डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग मत लिखना ना, पहले इंक्रीजिंग होगा फिर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग होगा सेकंड स्टेज में। और क्या हुआ, MC=MR कौन से स्टेज में हो रहा है आपका, सेकंड स्टेज में हो रहा है। किसान अपना प्रोडक्शन लेना कहाँ बंद कर रहा है, सेकंड स्टेज में कर रहा है। इंटरसेक्ट MPP APP कहाँ कर रहे हैं, सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं, इरेशनल स्टेज। स्टेज कहाँ, मैंने जब मैं बोलूँगी कि APP MPP जब इंटरसेक्ट करते हैं तब वहाँ पे कौन सा होता है, कौन सा पॉइंट बनता है, क्वेश्चन में ऐसा आएगा।
जब एमपीपी एपीपी को इंटरसेक्ट करेगा या एक दूसरे को काटेगा तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, देन आप क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलोगे। ठीक है, MC इज इक्वल टू MR समझ आ गया। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरईओ का क्वेश्चन खत्म हो गया। किसान का सब बोला कि भैया मैं अब नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि मेरे को लॉस हो रहा है, अब मैं नहीं ले सकता यहाँ। लेकिन एक ऐसा है, कल मैं बताई थी, जो इसके बाद भी प्रोडक्शन लेगा। जो नया है वो बताना कि कौन ले सकता है, जो नया आया है क्लास में वो बताइए कि भैया नुकसान हो रहा है और कौन ले सकता है प्रोडक्शन आपका। मैंने कल भी बताया था आरईओ आरएचओ में ना, सिलेबस से तो क्वेश्चन आते हैं लेकिन कॉमन सेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कौन लेता होगा आप बताइए, आप अपना नुकसान करके यहाँ पे कौन प्रोडक्शन लेता होगा। जब आपने 50,000 लगाया, आपको 50,000 मिलना चालू हो चुका है या आपको 49,000 या 48,000 मिल रहा है, फिर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो रिस्क लेके ये इस स्टेज में आएगा, थर्ड स्टेज में। किसान क्या कर रहा है, सेकंड स्टेज में स्टॉप हो जा रहा है। प्रोडक्शन लेना सेकंड स्टेज में स्टॉप हो जा रहा है वो, उसके बाद कौन लेगा, ये गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्यों लेगी भैया, सोचो क्यों लेगी गवर्नमेंट। देखो सही बोल रहे हो तुम, क्योंकि गवर्नमेंट को हमको पालना है, नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, वो पॉपुलेशन का ध्यान रखते हुए, जनसंख्या को ध्यान रखते हुए वो तो खाना खिलाएगी ना। अब ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती, टैक्स तो हम ऐसे नहीं पे करते ना, हमारे टैक्स से ही सारी चीज़ें होती हैं। वो भी आगे अगर मुझे मिला टाइम जीडीपी और टैक्स के बारे में बताने का, ठीक है, उसको सबको जानना ज़रूरी है। भले ही वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट मेरे को लगता है कि हर स्टूडेंट को, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, MBA का हो, कोई भी हो, उनको पता रहना चाहिए कि हमारी जो देश की आर्थिक जीडीपी, ये सब पता होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट लेगा, अब क्यों लेगा भैया, उसको तो खाना खिलाना है पूरे पॉपुलेशन को। देखो क्या होता है, अच्छा ये बताओ, जितना किसान प्रोडक्शन ले रहा है छत्तीसगढ़ या कहीं भी, तो क्या वो सबको सफिशिएंट है क्या। फिलहाल 70% बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ते तो क्या बोलते हैं 70, अभी 74% हो गया है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर किसान प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या वो एक्चुअल डाटा है क्या, उतने 74 से क्या तुम पूरे इतने जो करोड़ों की हमारी जनसंख्या उसको फुलफिल कर सकते होंगे क्या। चलो अदर स्टेट की बात नहीं करते, हमारा ही तो है ना, धान का कटोरा है, तो क्या वो फुलफिल करते हैं। जितने किसान अभी किसानी कर रहे हैं तो क्या हमारे भोजन को वो करते हैं। अरे भैया, जब सेकंड स्टेज में नुकसान हो रहा है तो क्यों आगे बढ़ेगा वो। जब उसको नुकसान हो रहा है तो हम लोग को फोकट में खिलाने के लिए अपना तो पेट नहीं जलाएगा। वैसे भी किसान की स्थिति तो बड़ी दयनीय हो चुकी है, जबकि किसान सबसे ऊंचा है, लेकिन अभी उनकी स्थिति क्या हो गई, सबसे दयनीय उन्हीं की स्थिति है, क्योंकि करप्शन की वजह से है। आज हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई किसान तो बनना चाहते नहीं है। हम लोग आरईओ आरएचओ के लिए या तो पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर, प्रैक्टिकली कभी हमने फील्ड में उतरा ही नहीं है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे स्थिति इसीलिए तो ख़राब हो रही ना। ये जो MC इज इक्वल टू MR हो रहा है ना बेटा, ये हमारी वजह से भी हो रहा है, हम इंसानों की वजह से, किसानों की वजह से नहीं हो रहा है। हम पढ़ तो रहे हैं एग्रीकल्चर, लेकिन कर क्या रहे हैं, हमने कभी प्रैक्टिकली खेत में जाके उसको किया भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, प्राइवेट कॉलेजों में बहुत कम सुविधाएँ होती हैं इन सब चीज़ों की। अब किसान को लॉस हो रहा है, छत्तीसगढ़ के किसान को, तो क्या वो यहाँ से लेगा ज़्यादा, कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएंगे वो बताओ। अगर उनके पास 50,000 है, वो आप लोग को खिलाने के लिए उगा भी देते हैं अपने खाने के लिए, तो एक टाइम तक ही करेंगे, उसके बाद तो उनको अपना घर चलाना है ना भैया। अब तुम्हारे लिए तो यहाँ लगाएंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने जब बोला है 2 रुपये में चावल दूंगा तो उसको देना ही पड़ेगा, कमिटमेंट है। अब वो ऐसे दे चाहे वैसे दे, उसने बोला ना गरीबी रेखा के नीचे वालों को मैं 2 रुपये चावल दूंगा, ठीक है, BPL ये सब फैमिलीज़ वालों को मिलते हैं, ठीक है, तो उसको तो प्रॉमिस पूरा करना है। अब उसने प्रॉमिस कर दिया, अब वो खुद तो नहीं जाता ना खेत में उगाने, तो क्या करेगा, लीज पे लेते हैं खेत, किसानों के लीज पे, उनका एक बिजनेस चलता है, वहाँ पे ये लॉस हो प्रॉफिट हो उसको कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पर प्रोडक्शन लेके ही रहेगा, क्योंकि उसको जो भी BPL वाले हैं उनको कमिटमेंट क्या है कि 2 रुपये में आपको चावल मिलेगा, ताकि वो लोग भूखे पेट ना रहे। गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट क्यों बनती है,
टैक्स खाने के लिए थोड़ी बनती है, पूरी जनता का ख्याल रखने के लिए बनती है। उसको आवाज़ देना ज़रूरी है, भोजन देना ज़रूरी है। हाँ, उसने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है, ठीक है, ये है कि उसने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है, तो इसको तो फुलफिल करेगा ना बेटा। अब किसान बोल रहा मना करेगा, नहीं भाई नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को जाके बोला कि नहीं भैया नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि मेरे को अब लॉस हो रहा है सेकंड स्टेज में। अब देखो आप जानो आपका काम जाने, या तो आप हमको पैसे दो जो नुकसान हो रहा है, फिर हम खेती करेंगे। फिर यहाँ से इन दोनों का टाई अप चलेगा, बोलेगा कि ठीक है अगर आपको 50 में आपको 45 मिल रहा है तो जो आपका जो प्रॉफिट है वो मैं मिला के दूंगा और फिर उनको 55 मिलेगा, फिर वो काम करेगा। तो गवर्नमेंट ने दिया ना इसको 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा। तो अगर बोला जाए कि सेकंड स्टेज के बाद ऐसा कौन पर्सन है या ऐसा कौन सी संस्था है या ऐसा कौन सा है जो कि प्रोडक्शन लेना लगातार जारी रखता है, तो कौन है? गवर्नमेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? तीनों स्टेज क्लियर है? इन तीनों में से क्वेश्चन आएंगे, सेकंड स्टेज से आएगा। सेकंड स्टेज में क्या क्या घटनाएं घट रही है रिपीट करो। और इन्फ्लेशन पॉइंट होता है, सबसे मेन पॉइंट है इन्फ्लेशन पॉइंट होता है, क्वेश्चन में आता है। ये नहीं आया तो ये आएगा, लेकिन इनमें से तो आएगा। सारे पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा, MC=MR आएगा, घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा, तुमको क्लियर होना चाहिए कि भैया जहाँ एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जहाँ आया वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ, ऐसे पॉइंट में क्या क्या किसान अपना प्रोडक्शन लेना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। उसके बाद किसको ज़रूरत थी भैया भोजन की, उसके बाद किसको फुलफिल करना था, गवर्नमेंट को करना था, उनका कमिटमेंट है। तो सेकंड स्टेज के बाद लॉस में डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग रिटर्न पे कौन प्रोडक्शन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। थर्ड स्टेज कौन सा स्टेज है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, घटते क्रम में घट रहा है। तो ये क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स बनते हैं। टाइम कितना हो गया? 7:30 बजे। हाँ कांस्टेंट, सेकेंड स्टेज कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एट, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, वैसा नहीं आएगा। सुन बैठ जा, मैं समझिए। ये इंक्रीजिंग है, देखो इसको तीनों और भी बोलते हो। कांस्टेंट बोला ना, ये सेकेंड स्टेज कांस्टेंट भी होता है। कांस्टेंट मतलब थम गया है, रुक गया है। एक टाइम उसका ऐसा आया है कि कितना भी लगाओ, ठीक है, आप कितना भी एफर्ट्स लगाओ। अब मोबाइल पुराने हो चुके हैं आपके, कितना भी आप उसको जतन करो, कितना भी चार्जर चेंज कर लो, कितना भी सॉफ्टवेयर डला दो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा, हैंग करेगा ही करेगा। आप उसको कितना भी रिफ्रेश कर लो। लैपटॉप के साथ भी दिक्कत है, लोगों के साथ भी दिक्कत है, प्रोडक्शन में भी यही दिक्कत है कि पहले स्टार्ट तो हुआ अच्छे से, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग, सेकेंड स्टेज में कांस्टेंट होगा ही होगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा का मतलब स्थिर हो जाएगा। कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि फर्टिलाइजर अगर उसने 2 रुपये का लगाया तो प्रॉफिट भी 2 रुपये का होगा। ये वाला स्टेज कांस्टेंट कहलाता है, स्थिर कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या आएगा, सेकंड स्टेज क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसा नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा या तो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग। अगर कांस्टेंट में आता है, सेकंड स्टेज में आता है, तो ऑप्शन हमेशा इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग में आएगा। और अगर बोला गया कांस्टेंट कौन से स्टेज में आता है, सेकंड स्टेज में आता है, उसको क्या कहते हैं, इरेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी होंगी चीज़ें, ठीक है। और कल मैंने बताया था रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में आते हैं, बताया था, ठीक है। किसके अंदर बताया था इसको, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बताया था। देखो 2 टाइप से अप्रोचेस होते हैं, और 5 मिनट ले लो, रिवाइज करवा दे रही हूँ। एक तो माइक्रो अप्रोचेस होते हैं और दूसरा मैक्रो अप्रोचेस होते हैं, ठीक है। मैक्रो के अंदर क्या आएगा, इंडिविजुअल चीज़ें आएंगी। मैक्रो का मतलब छोटा क्षेत्र होगा, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब क्या होगा, इंडस्ट्री होगा।
हाउस होल्ड की बात की थी मैंने पहले, यहाँ पे हाउस होल्ड लिखाया था। हाउस होल्ड किस में आ जाएगा? माइक्रो में, माइक्रो में आएगा। ये वाला माइक्रो और ये वाला क्या है? मैक्रो। ठीक है, ये माइक्रो। तो माइक्रो में क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल चीज़ें आ जाएंगी, इंडस्ट्री, फर्म्स खुद के, या सिंगल कोई दूध व्यापारी ही है तो खुद का डिसीजन स्वयं ले लेगा, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मैक्रो में क्या आएंगे? स्टेट्स आ जाएंगे, जीडीपी आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक आदमी ने दूध डेयरी भी खोल लिया, पोल्ट्री फार्म भी खोल लिया, सब्जी भी बेच रहा है वो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? मैक्रो। होल, ठीक है। यूनिट, जहाँ पे यूनिट्स की बात होती है, यूनिट्स का मतलब एक से ज़्यादा, वहाँ पे मैक्रो आएगा। जहाँ पे इंडिविजुअल सिंगल की बात होगी वहाँ पे क्या आएगा? माइक्रो आएगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? इंडस्ट्री, हाउस होल्ड क्या है, माइक्रो के अंतर्गत आते हैं या मैक्रो के अंतर्गत आते हैं? आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल चीज़ें होंगी, जो सिंगल पर्सन करेगा या सिंगल चीज़ें होंगी, वो माइक्रो के अंदर आएंगी। कम चीज़ें, छोटी सी, उसका दायरा सीमित है। मैक्रो के अंदर कौन आएगा? बड़ा बड़ा फर्म्स आएगा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जीडीपी, देश की जीडीपी इसके अंदर आएगी, ठीक है, और क्या स्टेट्स जीडीपी आएंगी इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जितनी भी बड़ी चीज़ें मैक्रो। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? स्टेट जीडीपी किसके अंतर्गत आता है? मैक्रो के अंदर आता है, माइक्रो के अंदर आता है? क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ये बंद कर तो बेटा उसको बंद।